गुड आफ्टरनून। मैं एल के झा, जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल जो 1773 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर, और फिर 1833 से 1858 तक हम लोग पढ़ेंगे भारत का गवर्नर जनरल, और फिर 1858 से 1947 तक भारत का वाइसराय, और फिर 1947 से 1950 के बीच गवर्नर जनरल। ये 3-4 पार्ट अलग अलग हमने जिस तरह पिछले क्लास में आपको बताया था, फिर एक बार आपको रिमाइंड कर दें कि हम लोग को पढ़ना है गवर्नर जनरल में बंगाल का गवर्नर जनरल। इनका समय है 1773 से 1833 AD तक। फिर दूसरा पढ़ना है भारत का गवर्नर जनरल। इसका समय है 1833 से 1858 तक। तीसरा पढ़ना है भारत का वाइसराय। वाइसराय का जो समय है 1858 से 1947 AD तक। और फिर पढ़ना है हम लोग को चौथा भारत का गवर्नर जनरल। ये भारत का गवर्नर जनरल जो 1947 से 1950 तक पढ़ना। तो इसमें हम देख लें 1, 2, 3, 4 पार्ट में पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 से 1833 तक हम लोग को पढ़ना है, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रारंभिक 2 बड़े ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के। फिर हम आगे भी सर जॉन शॉर पढ़ेंगे, लॉर्ड ब्लेजली के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड मार्लो के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स तो पढ़ चुके थे। अब यहाँ जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स पढ़ेंगे प्रथम। फिर उसके बाद एमहर्स्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इतने सारे जो गवर्नर जनरल है, इसे हमें बंगाल के बारे में पढ़ना है। और इसी क्रम में हम लोग को यह देखना है कि ये जो गवर्नर जनरल है, इनकी कार्य पद्धति क्या थी, इनको किस प्रकार का अधिकार प्राप्त थी। आपको विभिन्न प्रतियोगिताई परीक्षाओं में बार बार आपसे यहाँ प्रश्न पूछी जाती है कि किन गवर्नर जनरल के काल में यह घटना हुआ। मान लिया जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सलवाई की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन थे? टीपू की जो मृत्यु हुई किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किनके काल में हुआ? पिंडारियों का दमन कब किया गया? ऐसे बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछी जाती है गवर्नर जनरल से संबंधित। तो हम लोग को इस गवर्नर जनरल के संदर्भ में पढ़ना है कि बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में स्थिति बड़ी ही नाजुक रही। ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, डायरकी के समय बंगाल की स्थिति बड़ी ही खराब रही। और उन परिस्थितियों में अंततः हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ब्रुक जो वहाँ के सरकार हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने
एक गुप्त समिति बनाई और सीक्रेट कमेटी के रिपोर्ट पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। लेकिन बहुत जल्द ही एक एक्ट पारित किया गया बंगाल और भारत के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश कंपनी ने की, और उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट के साथ ही बंगाल और भारत पर जो कंपनी का क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश नियंत्रण शुरू होती है। दूसरे शब्द में कंपनी पर ब्रिटेन का नियंत्रण इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शुरू होती है। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन है हम लोग थोड़ा देखें। इसमें हम देख सकते हैं कंपनी पर संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ, पहला। दूसरा हम लोग देखें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बनाया गया, जिसे जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 पार्षद को नियुक्त किया गया। ये पार्षद तो कौन कौन थे थोड़ा हम लोग देख लें। क्लेरिंग, वारवेल, मनसन और फ्रांसीसी फिलिप। चौथा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई कि गवर्नर इन काउंसिल गवर्नर जनरल इन काउंसिल गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्यों में बहुमत से निर्णय लेना था। पांचवा बात थी कि इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया।
इससे आगे हम देखें, बंगाल प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर प्राथमिकता दिया गया। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि युद्ध और संधि करने का अधिकार करने का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी को था। प्रत्येक 20 वर्षों पर चार्टर लाने का प्रावधान था। तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नर जनरल जो पद बनाया गया वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बनाया गया, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग को पढ़ना है कि कुछ बड़ी सुधार किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल तो बाद में बनाया जाएगा एक चार्टर एक्ट द्वारा। सबसे बड़ी बात जो हम लोग को इसमें देखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो लाया गया, इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में एक संवैधानिक विकास की वास्तविकता शुरुआत होगी। और ये शुरुआत पहली बार ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर एक एक्ट बनाया। इस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी पर अपना नियंत्रण प्रारंभ हो गया। फिर हम देखेंगे इस क्रम में गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, और जिस कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 पार्षद को रखा गया। कॉलेरिंग, वालवेल, मानसन और फ्रांसीसी फिलिप जो है प्रथम 4 पार्षद काउंसलर था। हमको यह ध्यान देना है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में किसी भी विषय पर निर्णय बहुमत से लेना था। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपस में इस समय मतभेद भी पार्षद के बीच थी। फ्रांसीसी फिलिप ने तो वारेन हेस्टिंग पर गोली भी चला दिया था, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। इस एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ये एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब आइए कि बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर प्राथमिकता दिया गया था। युद्ध और संधि करने का अधिकार
केवल जो है वह मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को नहीं था, बल्कि वह अधिकार जो था केवल मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर सर्वोच्चता दिया गया। बंगाल के गवर्नर ही गवर्नर जनरल के तरह पूरे भारत पर जो भी कंपनी है उस पर उनका प्रभाव था, कंपनी के अधीन जो प्रक्षेत्र था। और बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर सर्वोच्चता दिया गया। युद्ध और संधि करने का अधिकार, यानी देश के अंदर किसी भी प्रकार का युद्ध हो या संधि हो या किसी भी महत्वपूर्ण जो राजनीतिक मामला से संबंधित डिसीजन लेंगे वह बंगाल प्रेसिडेंसी लेंगे। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल है वह भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन भारत में कंपनी के सर्वोच्च प्रशासक के रूप में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक 20 वर्ष पर चार्टर एक्ट लाने की बात कही गई। जैसा कि आप देखेंगे ऐसा ही चार्टर हम 4 चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। गवर्नर जनरल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बहुत रहती है, इस चीज़ को आप समझें। और जैसा कि हम आपको यहाँ एक चार्ट द्वारा थोड़ा हम दिखा दें कि गवर्नर जनरल की जो प्रवृत्ति है वह क्या प्रवृत्ति है, तो हम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन कौन 1873 से हुआ। तो गवर्नर जनरल हम बंगाल के संदर्भ में बता रहे हैं, 1773 से 1833 तक। थोड़ा आप देखेंगे इसको, वारेन हेस्टिंग्स, कर्नवालिस, जॉन शोर, ब्लेजली, बार्लो, मिंटो प्रथम, हार्डिंग प्रथम, एमहर्स्ट और विलियम बेंटिक। ये देखिए गवर्नर जनरल यही है जिनके बारे में हम लोग को जानना है। ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इनसे संबंधित बातों को सबसे पहले हमको पढ़ना है। तो इस क्रम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल में पहला हम लोग को जो पढ़ना है वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के यदि रूप में देखा जाए तो ये 1773 से 1785 तक रहे। इस क्रम में हम लोग को एक और बात इनके बारे में जानना है। वारेन हेस्टिंग्स 1772-73 1772-73 के मध्य बंगाल का गवर्नर था और
1773 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स के बंगाल के गवर्नर के रूप में इनके दो बड़े महत्वपूर्ण काम हैं। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण इनकी जो बात है, 1772 में राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर पद का सृजन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का काल 1773 से 1785 तक है। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है कि 1773 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है 1773 से 1785 तक होगा। लेकिन वे बंगाल के गवर्नर के रूप में 1772 में आया हुआ था। और वारेन जब हम देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं, तो उन्होंने दो बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्य किया जो आपसे बार बार प्रश्न पूछी जाती है। और वह पहला कार्य है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, डायरकी ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल में थी 1772 में समाप्त किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। और दूसरी बड़ी बात इनके बारे में वह थी कि 1772 में राजस्व वसूली के लिए, यानी भू राजस्व, विशेष रूप से भू राजस्व जो आय की मुख्य स्रोत थी, इनकम का जो है मेन सोर्स है, इसके लिए इन्होंने कलेक्टर पद का सृजन किया। तो कलेक्टर पद का सृजन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर पद के लिए किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। हम इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे बातें हैं जो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में क्या क्या हुआ, तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। और भी हम बातें देखें कि उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरी बड़ी बात हम लोग पढ़ेंगे नंद कुमार को 1775 में फांसी दिया गया। फांसी दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। सत्रह सौ चौहत्तर में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य
सलवाई की संधि सलवाई की संधि 1782 में मराठा और अंग्रेज के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में मंगलौर की संधि 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में तो हम देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। नंद कुमार को फांसी, गलत दोषारोपण लगा के नंद कुमार को फांसी 1775 में दे दिया गया। 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वह सुप्रीम कोर्ट ने ही नंद कुमार को फांसी दिया, जो बड़ी ही दुर्भावनापूर्ण थी। यह निश्चित ही न्यायिक परंपरा की हत्या थी। बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ भी विष देने का आरोप लगाकर उसे पदच्युत कर दिया गया। यह भी एक गलत अवधारणा यानी गलत नीति थी। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई निश्चित तर्क नहीं थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस पर चर्चा किए हुए हैं कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह दोनों जो है वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला और फिर सलवाई की संधि 1782 द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समापन हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच चला और जैसा कि आप जानते हैं 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन हुआ। हम यह कह सकते हैं कि कलकत्ता मदरसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, यह आधुनिक तरह की पहली मुसलमानों की संस्था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में स्थापित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाली, फारसी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषा को के भी जानकार थे और लंबी अवधि तक वह भारत में रहे थे। इसी आधार पर उन्हें द्वैत शासन समाप्त करने के बाद बंगाल का गवर्नर और फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद भी उन्हें दिया गया। 1781 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हम देख सकते हैं और वह घटना होगी महाराजा चेत सिंह का विद्रोह।
चेत सिंह का विद्रोह 1881 ईस्वी में हुआ था और यह विद्रोह बड़ी ही भयानक थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारी दबदबाव के बाद इस चेत सिंह के विद्रोह को समाप्त करने में सफल रहा। हम देख सकते हैं कि 1780 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जे एम हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र निकाला। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था। जे एम हिक्की को भारत में समाचार पत्र का जनक माना जाता है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। हम देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा जो दो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, पहला गवर्नर जनरल इन काउंसिल से एक सदस्य एक पार्षद की कटौती की गई। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। इस प्रकार
इस प्रकार कंपनी पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो हम लोग देख लें कि बनारस के राजा चेत सिंह गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल जब वारेन हेस्टिंग्स है, जो कौन कौन सी बड़ी घटना घटित हुई। तो एक में बड़ी घटना थी, बनारस के राजा चेत सिंह का विद्रोह हुआ था। बनारस के राजा चेत सिंह ने अंग्रेज के साथ संधि की थी और उन्हें हर तरह की जो उनकी शर्तें थी उनकी वह पालन कर रहा था, हर तरह से अंग्रेज को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अंग्रेज उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया और इस प्रयास के कारण अंततः चेत सिंह ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह बड़ी ही भयानक थी। इस समय अन्य कई विद्रोह भी किया गया था। 1780 ईस्वी में जे एम 1780 ईस्वी में हम देखेंगे एक बड़ी घटना है और वह है जेम्स अगस्टम हिक्की ने समाचार पत्र निकाला। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट जेम्स अगस्टम हिक्की ने निकाला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज का भारी विरोध किया गया था और जैसा कि आप जानते हैं कि जेम्स अगस्ट हिक्की को अंततः निष्कासित कर दिया गया। उन पर कंपनी ने राजद्रोह मुकदमा लगाया और विद्रोही कार्य करने के कारण भारत से निष्कासित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि समाचार पत्र निकालने का एक प्रयास 1776 ईस्वी में विलियम वोल्ट्स नाम के एक कंपनी के अधिकारी ने प्रयास किया था। तो 1776 में जब इन्होंने प्रयास किया था तो उस प्रयास को भी कंपनी ने नकार दिया और विलियम वोल्ट्स को देश से निष्कासित कर दिया गया था। तो जे.ए. हिक्की भारतीय समाचार पत्रों में उनके योगदान के कारण भारत में समाचार पत्रों को इन्हें जनक माना जाता है। विलियम्स जोन्स जो जूनियर जज के रूप में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में भी कार्य किया, वे भारतीय भाषा ज्ञान के बहुत बड़े समर्थक और ज्ञानी थे। इन्होंने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से थी कि इसके द्वारा भारत में एक नई सिस्टम की शुरुआत हुआ, हम कह सकते हैं। और वह सिस्टम थी कि अब भारत में भी इसके प्रति रुझान आने लगा। भारतीय धर्म, समाज, सांस्कृतिक साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और दुनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण भाषा में जो पुस्तक थी उस पुस्तकों को अब अंग्रेजी में अनुवाद कर भारतीयों को ज्ञानवर्धक के रूप में देने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं कि इस दौर में देख सकते हैं कि जब एक विलियम जोन्स जो जूनियर जज के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट में काम किया था, उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान और विदेश के ज्ञान विज्ञान के साथ एक एडजस्टमेंट समायोजन करने का प्रयास किया। यही विलियम्स जोन्स है जिन्होंने सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी राइटर ने सेंड्रोकोटस एंड्रोकोप्टस जैसे शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिया था। और इस अवधारणा की सेंड्रोकोटस शब्द जो है विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम बताया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिया गया है। तो इस दृष्टि से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इनके विचार काफ़ी परिपक्व और महत्वपूर्ण रहा। 1781 ईस्वी में सेटलमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जिस एक्ट के द्वारा यह प्रयास किया गया था कि ब्रिटिश संसद ने यह कानून बनाई ताकि सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया गया, फिर से उसको डिफिनेशन दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यशैली थी,
जिस तरह की उनकी न्याय देने की प्रक्रिया की प्रोसेस थी, उससे भारतीय काफ़ी प्रभावित होने लगा और फिर भारतीयों ने भी इसकी मांग की। जैसा कि आप जानते हैं 1774 में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी, वह सिर्फ कंपनी और कंपनी से संबंधित मामलाओं की सुप्रीम कोर्ट थी। लेकिन सेटलमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1781 के द्वारा उसमें भारी परिवर्तन की गई और यह परिवर्तन की गई कि अब भारतीयों का भी, यानी अब वह सिविल व्यक्तियों का भी, नागरिकों का भी मुकदमा सुन सकते हैं, दो पक्ष की मुकदमा सुन सकते हैं। कंडीशन लगा दिया कि यदि आप दोनों, हम जो निर्णय देंगे उसे यदि आप सहमत होंगे, यानी हमारे पास यदि आप मुकदमा करते हैं, वाद करते हैं, तो हम जो डिसीजन देते हैं वह मान्य होगी, तभी हम आपका सुनवाई करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए 3 हिंदू और 3 मुस्लिम कानून विशेषज्ञों को रखा गया, 3 उलेमाओं को और 3 पंडितों न्यायाधीशों को, जो हिंदू न्यायाधीश स्मृतकार विधि विधान के ज्ञाता थे, उनको सबॉर्डिनेट यानी अधीनस्थ जज के रूप में, 3 हिंदू और 3 मुस्लिम जज को रखा गया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो उससे भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और बात है, और वह बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल गजट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1784 ईस्वी में लाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी भी विषय पर डिसीजन बहुमत से लेगी, यानी जब दो पार्षद दोनों पार हो, तो इस स्थिति में तो गवर्नर जनरल डिसीजन ले सकते थे, लेकिन यदि 3 पार्षद किसी विषय पर एक तरफ हो, विरोध में हो, तो गवर्नर जनरल को कोई विशेषाधिकार नहीं थी। इस कारण समस्या आ रही थी, और ऐसी समस्या बार बार आ रही थी, बात इस तरह की व्यवधान उत्पन्न हो गई थी, यहाँ तक कि फ्रांसीसी फिलिप ने तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर गोली भी चला दी थी। तो इन समस्याओं को निदान के लिए, और कंपनी की जो गतिविधि थी वह राजनीतिक गतिविधि बढ़ रही थी, इस स्थिति में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सुधार लेकर आया, वह था फॉक्स नाम के एक संसद ने 1783 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉक्स नाम के एक संसद ने एक बिल लाया, एक विधेयक लाया। उस विधेयक में कुछ अमेंड करके, कुछ सुधार करके, उस समय के यंगर पिट्स जो प्रधानमंत्री था, यंगर पिट्स ने बिल पेश किया, और वह बिल जो पारित हुआ उसे हम पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। तो ये पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस एक्ट के द्वारा 2 बड़ी बात की गई। एक तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सदस्य संख्या जो 4 थी और एक गवर्नर जनरल थे, उसके जगह पर एक सदस्य को कम कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस प्रकार अब गवर्नर जनरल में 3 पार्षद और गवर्नर होंगे। बहुमत से ही डिसीजन यदि लेना है तो गवर्नर जनरल को एक सदस्य की सदस्यता, एक सदस्य की समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है कि विधि विधान में जो व्यवधान थी, जो रुकावट थी, उसे दूर करने का एक बेहतर प्रयास पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। हम एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण देख सकते हैं बात, वह थी कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और जब हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की बात करेंगे तो हमें इस बात को भी समझना है कि इसके द्वारा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात की गई, और वह की गई कि कंपनी पर द्वैत शासन लागू हो गई। भारत में, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि भारत में 4 बार द्वैत शासन लागू हुई। दूसरी बार द्वैत शासन कंपनी पर लागू हुई थी, जो 1784 से 1858 ईस्वी तक रही थी। इसमें यह की गई थी
कि राजनीतिक मामलाओं में सर्वोच्च बना दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और व्यापारिक मामलाओं में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की सर्वोच्चता बनी रही। यानी कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलाओं में तो सर्वोच्च हैं, अभी भी व्यापार से संबंधित बातों में उनकी अंतिम निर्णय होगी, लेकिन सामान्य रूप से जो भारत में राजनीतिक स्थिति थी, किस राजा से किस प्रकार का संबंध रखना है, किस राजा से युद्ध करना जरूरी हो गया है, किस राजा से संधि करना है, यदि उससे एग्रीमेंट कोई समझौता करना है, ट्रीट करना है, तो उस ट्रीटी का किस प्रकार का नीति हो, उसके लिए कौन कौन से प्रावधान अधिक उपयुक्त होगा, इन सभी बातों का अंतिम डिसीजन लेने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जो 6 सदस्यीय था। तो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह राजनीतिक मामलाओं में 1858 तक सर्वोच्च शक्ति रही, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1784 से 1858 तक कंपनी पर द्वैध शासन लागू हो गया। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन और भी कुछ बड़ी बातें थी, जिसमें एक बड़ी बात यह थी कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया कि भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है वह वास्तव में, भारत में जो कंपनी के अधीन प्रक्षेत्र है वह वास्तव में भारत के क्षेत्र, वह ब्रिटिश संसद की संप्रभुता है। यानी ब्रिटिश संसद की अंतिम संप्रभुता ही संसद में निहित है। यानी कि भारत में जो भी क्षेत्र है उसका अंतिम स्वामित्व, तो अंतिम ऑनरशिप जो है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यूके की पार्लियामेंट है। तो इस प्रकार ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश सरकार ने सुस्पष्ट रूप से कंपनी के भारतीय प्रदेश को वह अपना प्रदेश बताया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 तक उनकी यह जो विचार थी वह बनी रही। अब हम देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इस प्रकार जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण काम किया गया। जैसा कि आप जान सकते हैं कि मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में हो चुका था। यही वह दौर है जब भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन द्वारा होगी, फिर विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति द्वारा भी प्रयास की जाएगी। हम कह सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम जैसे कालिदास के महान नाटक का भी इसी समय वह समय है जब 1885 के आसपास का समय है जब इस सब की जो है अनुवाद की जाती है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। भागवत गीता का अनुवाद इस दौर में जो किया गया वह बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल आएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वह 1700 ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 एडी तक इनके कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा के जनक माना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ ठीक, 90 से 92 के बीच
श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कॉर्नवालिस और ठीक है। जैसा कि हम देखेंगे कि कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा के जनक है। इनके काल बहुत सारा कार्य किया गया, जिसमें अंगल मैसूर युद्ध, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इसका समापन हुआ। इस पर आगे फिर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।